यूज़ का, वो है डिजिटल फ्रॉड का। कभी आप डिजिटली अरेस्ट हो जाते हैं, कोई लाखों तो कोई करोड़ों गँवा देता है। कभी आता है कि ये लिंक है, इस पर क्लिक कीजिए, करके अपना बिल जमा कीजिए, क्योंकि अगर आपने बिल जमा नहीं किया तो आज रात से बिजली आपकी कट जानी है। कभी आता है कि आपको अकाउंट में हमने 30,000 रुपए गलती से डाल दिए हैं, आपको मैसेज भी आ जाता है कि 30,000 रुपए आपके पास आ गए हैं। लेकिन जब आप ऐप चेक करने के लिए जाते हैं तो 30,000 रुपए आपके अकाउंट में होते नहीं हैं, लेकिन वो फ़ोन करने वाला कहता है कि आप ज़रा पैसा मेरा वापस कर दीजिए। और जैसे वापस करते हैं, जितनी जमा पूँजी आपके अकाउंट में होती है, उससे आप हाथ धो बैठते हैं। और इस तरह के बहुतेरे रास्ते हो गए हैं, चोर रास्ते, जिनके ज़रिए आम आदमी ठगा जा रहा है और फिर उसके सामने कोई दूसरा रास्ता है नहीं कि जा कर के अपना जो गँवाया हुआ है, उसको कैसे हासिल करे। इसलिए हमने सोचा कि हर एक आदमी के लिए, हम में से, जो ये खतरे हैं, इनका सही जवाब जाना जाए। और पवन दुग्गल साहब एक्सपर्ट हैं और मैंने कहा कि आज हम रास्ते पता करेंगे कि हमने गँवाया है, तो हम किस तरीके से अपना गँवाया हुआ हासिल कर सकते हैं या गँवाने से बच सकते हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद राज जी। डिजिटली मोबाइल हाथ में है, तो हर वक़्त खतरा है जी, और ये खतरा दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। जी। कितने तरह के चोर रास्ते हैं जिससे आदमी ठगा जा रहा है, इसको हम डिजिटल फ्रॉड कहते हैं। देखिए, आप तो पूरा अनुमान भी नहीं लगा सकते कि कितने प्रकार के रास्ते हैं, क्योंकि कुछ रास्ते तो आपके दिमाग में आते हैं, कुछ रास्ते आजकल आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस आपको बताता है और अब तो एक नया प्रोग्राम आ गया है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का, हम लोग चैट जीपीटी इस्तेमाल करते हैं। हुँ, इस प्रोग्राम का नाम है फ्रॉड जीपीटी। वो उसका एकमात्र उद्देश्य है कि आपको नए-नए प्रकार के फ्रॉड्स की योजनाएँ बताएँ, जो आज तक मानव मात्र में नहीं इस्तेमाल हो चुके हैं। तो एआई बताता है। एआई बताता है। तो अगर आप कहते हैं कि लिमिटेड नंबर ऑफ फ्रॉड ही हो सकता है आपके साथ, तो आप थोड़े बहुत गलत हैं। मुझे लगता है आज टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगातार आपको नए-नए अवतार, नए-नए मैनिफेस्टेशंस ऑफ फ्रॉड्स बताती रहती है। तभी देखिए साइबर क्रिमिनल्स भी लगातार अपने जो मोडस ऑपरेंडी है, अपने जो तरीके हैं, रोज़ हर हफ्तों पर बदलते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन्हें इतनी ज़्यादा सशक्तता या एम्पावरमेंट महसूस हो चुकी है कि वो कहते हैं कि साहब चलिए इस मॉडल को केवल 15 दिन इस्तेमाल करेंगे, जब लोगों को ज़्यादा आभास हो जाएगा, इसे थोड़ा रोकेंगे, दूसरा मॉडल शुरू करेंगे। तो आजकल कोई आप अनुमान भी नहीं लगा सकते, आप केवल इतना समझ लीजिए कि हम सब लोग आज डिजिटल कुरुक्षेत्र के केंद्र बिंदु पर आकर खड़े हो चुके हैं खड़े हो गए हैं। और हमारे चारों ओर 360 डिग्री से कहीं पर भी आक्रमण हो सकता है, तो सदैव आपको जागरूक रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी कभी भी इस तरीके से इंसान की ज़िंदगी में अपना रोल नहीं निभा रही थी जितना आज है। जी, लेकिन उसके खतरे भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अब जो आप कह रहे हैं, ये मुझे तोप और लाठी की लड़ाई लग रही है। आम आदमी बहुत सीधा है, टेक्नो सेवी नहीं है, यूज़ कर रहा है वो। लेकिन जो आदमी फ्रॉड कर रहा है, उसको टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से पता है। आप कह रहे हैं कि एक मॉड्यूल आज़माया, उसको वापस दिया, दूसरे में आ गए। कितने तरह के हैं? कुछ केसेस के ज़रिए हमारे दर्शकों को आप बताएँगे कि देखिए, एक घटना मेरी ये है, दूसरी घटना ये है, तीसरी घटना ये है। उन घटनाओं से भी हमारे दर्शक वाकिफ़ हो जाएँगे, तो बचेंगे और फिर हम आगे आपसे रास्ते पूछेंगे। देखिए आज जो मुख्य तौर पर मैं चीज़ें देखता हूँ, पोस्ट कोविड-19 एक नए प्रकरण शुरू हो चुका है। कोविड-19 की एक अतुलनीय योगदान ये रहा है कि वो हमारे जीवन में 2 चीज़ें छोड़ गया है आजीवन के लिए, एक डर और दूसरा पैनिक। हम लोग डर भी जाते हैं, हम पैनिक भी जल्दी कर जाते हैं। साइबर क्रिमिनल्स इसी डर, इसी पैनिक को हथियार के तौर पर आज इस्तेमाल कर रहे हैं साइबर फ्रॉड करने के लिए। तो आजकल नए-नए प्रकार के साइबर फ्रॉड नज़र आ रहे हैं। पहला सबसे महत्वपूर्ण फ्रॉड डिजिटल अरेस्ट, जहाँ पर आपको फ़ोन आएगा, अनजान व्यक्ति का आएगा, कहेंगे अपना वीडियो कॉल ऑन करें। वीडियो कॉल ऑन करेंगे तो हम पुलिस अधिकर्मी की यूनिफ़ॉर्म वाला कोई व्यक्ति देखेंगे। हुँ, अब हम बचपन से हमें बताया गया है कि साहब पुलिस से डर के रहो, तो पुलिस की यूनिफ़ॉर्म वाला व्यक्ति देखते ही हम डर जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि हमें आपका पार्सल मिला है और इसमें ड्रग्स हैं, हम कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई आप नहीं चाहते तो आप हमारी कंफर्ट मनी दीजिए, हम अपने अकाउंट में तो ले नहीं सकते, इसलिए दूसरों के अकाउंट में लें। आपको लगता है कि चलिए हम दाएँ-बाएँ कर लेते हैं, जुगाड़ कर लेते हैं, पैसे दे के बच जाएँगे। भूल जाते हैं कि आप पैसे किसी पुलिस अधिकर्मी को नहीं दे रहे, आप साइबर क्रिमिनल को दे रहे हैं। एक बार आपने पैसा दे दिया, तो आपने कन्फर्मेशन कर दी कि आपके पास पेइंग कैपेसिटी है, हुँ। दूसरा इच्छा है देने की और तीसरा आप लगातार बार-बार विक्टिम बनाए जा सकते हैं। ये तो है एक प्रकार का साइबर क्राइम। दूसरा साइबर क्राइम आजकल इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हो रहा है। मार्केट्स आज इतनी ज़बरदस्त बूम कर रही हैं, आपको कॉल आएगा, ये लिंक क्लिक करिए या आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप का हिस्सा बनाया जाएगा कि साहब ये देखिए अच्छी नई स्कीम है, पैसे लगाइए, 2 महीनों में आपके पैसे डबल हो जाएँगे।
और लोगों की जो आपकी जो टेस्टिमोनियल्स हैं वो आपके सामने नजर आएंगे। लोग कहेंगे साहब ये बहुत बढ़िया लोग हैं, इनसे मेरे पैसे डबल हुए हैं। आप उस विश्वास में अपने पैसे लगाएंगे और पैसे गवा देंगे। तीसरी बात, आज कहीं ना कहीं वो आपका विश्वास जीतना चाहते हैं। इनिशियल विश्वास आपका जीत लिया तो फिर कहीं ना कहीं उनकी सेंध जो लगती है वो आपके बैंक अकाउंट में लगती है, मोटी रकम लग जाती है। भाई बॉटम लाइन है, आज साइबर क्रिमिनल्स आलसी हो गए हैं। उन्हें पता है कि आज कम से कम काम में स्मार्ट वर्क करो और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाओ और लोगों को फंसाओ। क्यों? क्योंकि आप जैसे मछुआरा होता है ना, अपना जाल फेंकता है, जो मछली फंस जाए उसकी कैच बन जाती है। आज साइबर क्रिमिनल्स मछुआरों का रोल प्ले कर रहे हैं, अपना जाल फेंक रहे हैं, जो अनजान इनोसेंट उपभोक्ता हैं फंस रहे हैं, अपने पैसे गंवा रहे हैं और ये लोग अपने मस्त होकर पैसे लेकर लुप्त हो रहे हैं, दूसरी डेस्टिनेशंस पर जा रहे हैं। पहले एक जामतारा होता था, अब नू आ गया, अब बराइच आ गया, अब तो एक नया प्रकरण शुरू हो गया जिसे मैं कहता हूं कॉटेज इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ साइबर क्राइम। कॉटेज इंडस्ट्री के तौर पर साइबर क्राइम आज पनप रहा है शहरों में, ग्रामीण इलाकों में, सेमी रूरल एरियाज में। तो अब हमको समझना है कि साइबर क्रिमिनल्स को लग गया है कि अन्य चीज़ों की तुलना में आज सबसे ज़्यादा पैसा साइबर क्राइम में है। उन्हें ये भी पता है कि भारतवर्ष में आज कानून बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। हमारे यहाँ भारत में साइबर क्राइम कन्विक्शन रेशो लेस देन 1% है। हमारे यहाँ साइबर फ्रॉड की डेडिकेटेड डेफिनेशन भारत के आईटी एक्ट में भी नहीं है, भारतीय न्याय संहिता में भी नहीं है। और अगर आप दाएं बाएं होकर कुछ इनडायरेक्ट प्रोविजंस में मुकदमा दर्ज भी करें तो आपको सजाएं नहीं मिलती, क्योंकि ये जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, हम नंबर 1 अपना इलेक्ट्रॉनिक पदचिन्ह मिटाते चलते हैं। दूसरा, इंश्योर करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वो या तो नष्ट कर दिया जाए या इस तरीके से प्रभावित किया जाए ताकि वो अदालत में प्रस्तुत ना किया जा सके। तो आजकल साइबर क्रिमिनल्स बहुत ज़्यादा शातिर हो गए हैं। अब ऐसे में सवाल ये आता है कि एक आदमी जिसके साथ ठगी हो गई, फ्रॉड हो गया, तो क्या वो अपना पैसा गंवा करके हाथ मलता हुआ बैठ जाए या फिर उसके पास कोई कानूनी विकल्प है पैसा वापस पाने का? देखिए, आपके पास कानूनी विकल्प हैं प्रोवाइडेड आप जल्दी से, क्विकली, फुर्ती से काम लें। द मोमेंट आप रियलाइज करें कि आपका पैसा गया है या आप साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं, आपको तुरंत 2 चीज़ें करनी है। पहला, कॉल करना है 1930 जो राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है। कॉल करेंगे, पुलिस अधिकर्मी उठाएंगे। पुलिस अधिकर्मियों का टाई अप बैंक के साथ है, वो तुरंत देखेंगे कि आपका पैसा क्या बैंकिंग चैनल में अभी है, अगर है तो उसे ब्लॉक करेंगे, तो ताकि पैसा अल्टीमेटली आपके पास वापस आ सके। दूसरा, आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकते हैं cybercrime.gov.in पर, जो राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है। ये 2 तुरंत चीजें कर सकते हैं। cybercrime.gov.in जो राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है। तीसरी बात, आप वहाँ ना करना चाहें, लोकल पुलिस थाने में कर सकते हैं, अपने स्टेट पुलिस की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। बहुत स्टेट पुलिस आजकल आपको ऑनलाइन FIR रजिस्टर करने की सुविधा देती है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपने तुरंत बैंक को लिखना है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आपका कंसर्न ये नहीं है कि जो पैसा जो लेके चला गया उसको पकड़ो और उसे सजा दिलाओ। आपका कंसर्न ये है कि मेरा पैसा तो वापस आ जाए। तो अगर पैसा वापस लेना है तो उसके लिए पहले आपने रिपोर्ट करना है, और दूसरा, पहले 72 घंटे में आपने बैंक को लिखत में शिकायत देनी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन निकाल रखी है जिसे हम बोलते हैं जीरो लाइबिलिटी नोटिफिकेशन। अगर आप पहले 72 घंटों में लिख के लिखत में शिकायत दें अपने बैंकों के साथ, ये ट्रांजैक्शन मेरा नहीं है, अनावश्यक है, तो बैंक की जिम्मेवारी है कि जितने आपके पैसे गए हैं वो सारे पैसों की भरपाई बैंक करेगा, आपके अकाउंट में डालेगा। ये आरबीआई का रूल ये कहता है। आरबीआई की 6 जुलाई 2017 की नोटिफिकेशन है जिसे हम जीरो लाइबिलिटी नोटिफिकेशन कहते हैं। बैंक्स आपको गुमराह करेंगे, कहेंगे साहब ऐसा हो ही नहीं सकता, जलेबी की तरह कमाएंगे, लेकिन पैरवी करनी पड़ेगी। नहीं होगा तो अब आरबीआई जो ombudsman है उनको लिखेंगे, कहीं ना कहीं पैसे आपके वापस आ जाएंगे, प्रोवाइडेड आपका रोल, आपकी नेग्लिजेंस, आपकी कंट्रीब्यूशन उसमें ना हो। तो ये एक पहला विकल्प है। दूसरा, इन तमाम सारे मामलों में क्विक एक्शन, फुर्तीला एक्शन बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आपकी तुरंत पैसा गया है, तुरंत एक्शन लेंगे तो हो सकता है पैसा वापस आ सके। अगर आपने डिले कर दिया, सोच विचार में पड़ गए, एक बार पैसा बैंकिंग सिस्टम से बाहर निकल गया, तब फिर उसको वापस आना मुश्किल हो जाता है। ये जो पैसे जाते हैं जी। ये कई दफा अकाउंट्स में जाते हैं, जी। दिखता है कि अकाउंट है, तो उस अकाउंट से फिर वापस लेना तो आसान है, फिर भी नहीं होता है। उसका कारण ये है कि भारतवर्ष ने अभी तक म्यूल अकाउंट्स को टारगेट करने के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई। भाई अल्टीमेटली जब पैसा कोई साइबर क्रिमिनल मुझसे लेता है तो अल्टीमेटली किसी बैंक अकाउंट में जाता है और किसी बैंक अकाउंट से ट्रांसफर होके वहां से पैसा निकलता है। तो अल्टीमेटली बैंक की जिम्मेवारी बहुत है।
बैंक की अगर आपको जिम्मेवार आप उनको बनाएंगे, इफेक्टिवली उनको रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे, तब अच्छा होगा। अगर आप भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून देखें तो उसमें आईटी एक्ट में बैंक्स जो है नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इंटरमीडियरीज हैं। कानून कहता है कि सब आप सर्विस प्रोवाइडर हो, आप ड्यू डिलिजेंस करिए जब आप अपनी ड्यूटीज का निर्वाह कर रहे हैं। और अब तो 6 अप्रैल 2023 से एक नई नोटिफिकेशन आ गई है जो कहते हैं बैंक की जिम्मेवारी है कि वो ना केवल इंश्योर करेंगे कि उसके उपभोक्ता को जानकारी हो कि उन बैंक अकाउंट्स का दुरुपयोग ना हो, बल्कि साथ ही साथ बैंक्स विल मेक रीजनेबल एफर्ट्स टू इंश्योर कि उनके यूजर्स कानून का उल्लंघन ना करें। तो इस तरह की नोटिफिकेशन को इफेक्टिवली हमें इन्फोर्स करने की ज़रूरत है। बैंक्स अब इस बात को देखा अनदेखा कर देते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर बहुत ज़बरदस्त दायित्व है। आज अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सख्ती निपटा ले तो मैं समझता हूँ कि 90% जो साइबर फ्रॉड हो रहा है वो तुरंत अगले 2 महीने में बंद हो जाएगा। बड़ा सवाल आप उठा रहे हैं। आप आरबीआई की सख्ती पर, उसकी फुर्ती पर या उसकी नीयत पर भी कहीं न कहीं सवाल जाता है और बैंक अपने ऊपर ज़िम्मेदारियाँ नहीं उठाते हैं, यह भी एक प्रश्न है। अ, अगर जैसे आपने कहा कि बैंक से किसी बैंक अकाउंट में पैसा गया है तो ये बैंक की लायबिलिटी बनती है, बैंक की जिम्मेदारी बनती है कि मेरा पैसा वापस ला करके दे, अगर 72 घंटे के भीतर मैंने शिकायत कर दी है तो। जी। लेकिन आज की तारीख में फ़ोन कॉल्स आते हैं। आपने मोटा ट्रांजैक्शन किया है तो आपके बैंक का एक कॉल आता है और वो कि आपने ये ट्रांजैक्शन किया है, अगर हाँ तो 1, नहीं तो फिर आप 0 या 9 जो भी ऑप्शन है। ये अगर हर ट्रांजैक्शन पे हो जाए तो फिर अगर मुझसे गलती हो भी गई है तो मेरे पास एक विकल्प है रोकने का, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब मोटा ट्रांजैक्शन है तब तो ठीक है, लेकिन छोटा है 8,000 का 10,000 का तो नहीं आता है। तो इस तरह से बैंकों के ऊपर जवाबदेहियाँ तय की जाए, बैंकों को अगर चुस्त दुरुस्त किया जाए तो आपको लगता है कि सर फ्रॉड रुकेंगे? देखिए, अगर आप बैंक्स को जिम्मेवार ठहरा दें तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 60 दिनों में हमारे यहाँ जो साइबर फ्रॉड की तादाद है बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएगी। क्यों? जब आप ये कह देंगे साहब बैंक आपकी जिम्मेवारी है अगर आपके अकाउंट से कुछ दुरुपयोग हुआ है, क्योंकि अल्टीमेटली जब बैंक आपको अकाउंट दे रहा है तो वो भी उस अकाउंट से पैसा कमा रहा है, अपनी कमीशन कमा रहा है, ट्रांजैक्शन में कमीशन कमा रहा है। तो वो जो बैंक पैसा ले रहा है वो नॉर्मल पैसा नहीं है, वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। जब आप इस एंगल से देखना शुरू करेंगे और बैंक की टॉप मैनेजमेंट को जिम्मेवार ठहराना शुरू करेंगे क्रिमिनल एक्शन की वजह से, लीगल लाइबिलिटी की वजह से, बैंक्स तुरंत कार्रवाई करेंगे, ताकि अल्टीमेटली वो नहीं चाहते कि उनका लीगल एक्सपोजर हो। यहाँ पर अगर हम भारत का सेक्शन 79 आईटी एक्ट को इफेक्टिवली इन्फोर्स कर पाएँ इन बैंकिंग प्रकरण की दिशा में, उनको जिम्मेवार ठहरा पाएँ और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्पेसिफिक गाइडलाइंस लेकर आए कि आपको ये चीज़ें तुरंत करनी है टू इंश्योर कि आपके यहाँ म्यूल अकाउंट्स ना हो, और अगर म्यूल अकाउंट्स हैं तो उनका दुरुपयोग ना हो, तो मुझे लगता है बैंक्स तुरंत लाइन में आ जाएंगे और ये साइबर क्राइम की समस्या में आम समाधान। आदमी की समझ के लिए एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जब कभी देश के भीतर मैं कोई ट्रांजैक्शन करता हूँ तो मेरा ऐप काफ़ी है, लेकिन उसी ऐप में जब मुझको ऑफशोर ट्रांजैक्शन करना होता है देश से बाहर तो फिर आपके लिए रास्ते दूसरे होते हैं। यह जो ट्रांजैक्शन हमारा होता है साइबर फ्रॉड वाला, तो वो देश के भीतर के अकाउंट्स में जाता है या देश के बाहर भी जा सकता है? आज जितने भी साइबर फ्रॉड होते हैं 99% अकाउंट का जो पैसा है वो भारत में स्थित अकाउंट में जाता है। तब तो बहुत आसान है। तब तो बहुत आसान है। अगर आप बैंक की गर्दन को पकड़ लें और उनको जिम्मेवार ठहरा दें तो ये पैसा जाएगा नहीं। अगर जाएगा भी तो बैंक की जिम्मेवारी होगी, वो पैसा आप आपको वापस दें। जब बैंक को ये लगने लग जाएगा कि मुझे पैसा देना लग जाएगा, वो खुद सख्ती बरतेगा, जो म्यूल अकाउंट्स हैं उनको इंश्योर करेगा। तभी आज ज़रूरत है कि आप जो करंट अकाउंट्स हैं जहाँ पर मैक्सिमम फ्रॉड्स होते हैं उनमें ग्रेडिंग सिस्टम हो। कोई भी ट्रांजैक्शन हो, आपके पास एसएमएस अलर्ट आए, जब तक आपकी कंफर्मेशन ना हो तब तक ट्रांजैक्शन ना दिया जाए। तो इस तरह के अगर हम एपिसोड्स कर पाएँ और सख्ती निपटा पाएँ, और देखिए केवल प्रावधान लाने ज़रूरी नहीं है, आपको इफेक्टिवली इन्फोर्स करना है। 2-3 टेस्ट केसेस में आप बैंकों के खिलाफ कार्रवाई करिए, देखिए तुरंत सारे बैंक लाइन में आ जाएंगे और आपके जितने भी साइबर फ्रॉड्स हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। लेकिन अभी तक हम बैंकों को बहुत सॉफ्ट रास्ते से देखते हैं, उनको सॉफ्ट टच तरीके से उनको डील करते हैं। मुझे लगता है उनको ज़्यादा जिम्मेवार ठहराने की ज़रूरत है, क्योंकि जिसके 5,000, 8,000, 10,000 गए हैं वो तो पैसे वापस नहीं आने वाले। हाँ, मैं ये आपसे कह रहा हूँ, पवन जी 2-3 बातें कह रहे हैं, बतौर दर्शक आपको मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ। आपके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है तो 1930 ये कॉल तुरंत करें। आप फिर cyberfraud.gov.in cybercrime.gov.in cybercrime.gov.in इस पर आप मेल कर सकते हैं, कंप्लेंट अपने रजिस्टर करा सकते हैं।
आप अपने बैंक को 72 घंटे के भीतर लिख करके दे सकते हैं कि ये जो ट्रांज़ैक्शन है, ये फ्रॉड है, ये गलत है और इससे मेरा कोई लेना-देना नहीं है। फ़र्ज़ कर लीजिए कि मेरे साथ हो गया, मुझे पता चल गया कि ये तो गलती हो गई मुझसे, वो ले गया। आप कहें कि 90% से ज़्यादा जो पैसा होता है, वो देश के अकाउंट में ही कहीं न कहीं जा रहा होता है। करेक्ट। और ये बड़ा आसान है पुलिस जैसी एजेंसी के लिए और बैंक जैसे इंस्टीट्यूशन के लिए कि मेरा पैसा वापस लेकर के दे दें। जी। तो इसका मतलब ये है कि एक एजेंसी जो पुलिस है, एक इंस्टीट्यूशन जो बैंक है, इन दोनों की ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो तय होनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत सारे साइबर फ्रॉड अगर हो भी जाएँ तो आपका पैसा रिकवर हो सकता है। जी। बल्कि अब तो जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, उन्होंने तमाम सारे बैंक्स के साथ टाई अप कर रखा है। द मोमेंट मैं शिकायत करता हूँ, वो उनका सिस्टम एक ऑटोमैटिक रिपोर्ट जनरेट कर देता है कि ये पैसा फलाँ बैंक से फलाँ अकाउंट में गया है, वहाँ पर गया और यहाँ से निकला है। तो वो जो ट्रेल है, वो पूरी तरीके से स्थापित है। आप अगर आप अपने कानूनी प्रावधानों को इफेक्टिवली इन्फोर्स बनाएँ, उनको ज़्यादा ज़िम्मेवार ठहराएँ, तो फिर बैंक्स जैसे उनको आभास होगा कि मेरी ज़िम्मेवारी बन रही है, तो कहीं न कहीं इफेक्टिव कारगर कदम उठाएंगे अपनी गर्दन बचाने के लिए। और जब वो होगा तो आपका पैसा वापस आएगा। देखिए, आपके पैसे से अगर कोई साइबर क्रिमिनल कहीं ना कहीं आगे पनप रहा है तो वो दूसरी बात है, लेकिन बैंक का उसका भागीदारी तो नहीं होना चाहिए। लेकिन जब बैंक इस तरह की ट्रांजैक्शन अलाउ करता है तो वो भी साथी बन जाता है क्रिमिनल एक्टिविटी का, और जो सिर्फ जो पैसे कमाता है प्रोसीड्स इन क्राइम है। लेकिन आज तक इस बात के ऊपर कोई बात नहीं करता, इस फोकस पर तवज्जो नहीं दी जाती। और हमारे यहाँ भारत में तो लोग ब्लीड कर रहे हैं, लोग बता नहीं रहे, वो दूसरी बात है। कम से कम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, ज़्यादा लोग रिपोर्ट कर नहीं रहे हैं। तो इसलिए जब आप आभास करेंगे तो कई हजार करोड़ रुपयों का नुकसान प्रत्येक माह हम लोग देख रहे हैं, जो लोग साइबर फ्रॉड के तरीके से हो रहा है। केवल एक सर्वे आया था जो कहता है 4 महीने में भारतीयों ने 2000 करोड़ रुपए गवा दिए हैं डिजिटल अरेस्ट वाले मामलों में। ये तो केवल दर्ज एक है। मामलों के आधार पे होगा। ये तो सिर्फ जो दर्ज मामले हैं, जो नॉन रिपोर्टेड है, अब आप अनुमान लगा सकते हैं। और हमारे यहाँ अंडर रिपोर्टिंग इतनी ज़्यादा है कि आप उसकी तुलना नहीं कर सकते। कुछ साल पहले हमने सर्वे किया था कि कितनी अंडर रिपोर्टिंग होती है। हमने पाया था कि अगर 500 इंस्टेंसेस होते हैं साइबर क्राइम के, तो उनमें 50 केसेस में कंप्लेंट होती है और उसमें एक केस में एफआईआर दर्ज होती है। तो अगर 500 वर्सेस 1 एफआईआर आ रही है और फिर भी उसमें भी हमारा कन्विक्शन रेशो 0.1% आ रहा है, तो हम कहीं नहीं है। तो मुझे कहीं लगता नहीं। है हमारे को जब तक डेडिकेटेड कानून लेकर नहीं आएंगे साइबर क्राइम के प्रति, जब तक बैंक्स को जिम्मेवार नहीं ठहराएंगे, तब तक आप कितनी भी जागरूकता फैला दें, आप मेजर बदलाव नहीं देख पाएंगे। पुलिस डिपार्टमेंट में अलग से साइबर क्राइम को डील करने के लिए एक ब्रांच तैयार कर दी गई। भैया ये एक वर्टिकल है हमारा, वो करता रहेगा। लेकिन कभी भी आप जाके देखिए उसका सक्सेस रेशियो जो है ना, वो बहुत नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। जी। तो इस वहाँ भी आप जाके लगता है कि यहाँ तो दरअसल मेरे को टरकाने के लिए और किस तरीके से मैं चला जाऊँ, और जब तक कि आप बहुत इन्फ्लुएंशियल नहीं हैं। अगर पुलिस पे आपका असर है, आपका दबाव है, तब तो थोड़ा बहुत आप उनको भागते दौड़ते देखेंगे, जी। नहीं तो फिर आप ही वहाँ से फटकारे जाएँगे जाइए। जी। यह भी पुलिस को थोड़ा-सा सेंसिटाइज़ करना और वहाँ भी उस सिस्टम को दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने दर्शकों को जानना चाहता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 कि उनके पास क्या-क्या आए तो आप बोलिए कि आप अलर्ट हो जाइए, ये फिर खतरा है। कुछ बेसिक टिप्स को याद रखिए। पहली बात कि अनजान नंबर्स को उठाइए ना। पहली बात, अगर आप अनजान नंबर को नहीं उठाएंगे तो अपने आप को आप इंसुलेट कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर अनजान नंबर से रिक्वेस्ट आई है कि वीडियो कॉल करना है, तब तो बिल्कुल ही नहीं वीडियो कॉल करना, क्योंकि ये श्योर शॉट गारंटी है कि आप साइबर क्राइम की दिशा में जा रहे हैं। तीसरी बात, चलिए आपने फ़ोन उठा भी लिया और वीडियो कॉल शुरू भी कर दी, अगर आपने कोई पुलिस अधिकर्मी की ड्रेस में कोई व्यक्ति को देखा, तुरंत कॉल को डिस्कनेक्ट करिए। समझ लीजिए कि आपकी पावर, आपकी शक्ति कॉल को डिस्कनेक्ट करने में है। कॉल को जैसे डिस्कनेक्ट करेंगे, आप अपने आप को मुक्त करेंगे साइबर क्राइम से। चौथी बात, पुलिस कभी भी आज आपके ड्राइंग रूम में बैठे हुए वीडियो कॉल करके आपको नहीं बताएगी, वो आपके घर आएगी। कानून में डिजिटल अरेस्ट नाम की चीज़ है ही नहीं। कानून कहता है कि सब आपने किसी को गिरफ्तार करना है, जाइए उसके घर जाके, उसके दफ्तर जाके गिरफ्तार करिए। तो एटलीस्ट कॉल को डिस्कनेक्ट करिए। चौथी महत्वपूर्ण बात, आज भारतवर्ष में एक नई क्रांति चल रही है, जिसे मैं कहता हूं द ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन। भारत की उल्टी की क्रांति। हम लोग सब उल्टी कर रहे हैं अपने डेटा की, इंटरनेट पर सोशल डेटा, पर्सनल डेटा, बिना सोचे समझे कि उसकी कानूनी परिस्थितियां क्या हो सकती हैं हमारे निजता के अधिकार पर। तो एटलीस्ट ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन का हिस्सा ना करें। दूसरी बात, कोशिश करें कि अपनी जानकारी नीड टू नो बेसिस पर ही शेयर करें। अपने डिवाइसेस को सुरक्षित रखें, अच्छा एंटीवायरस डालें,
अच्छा फायरवॉल डालें। साइबर सुरक्षा को लिप सर्विस ना दें। ये मत समझें कि मैं इस डिवाइस पर जो कुछ कर लूँ, कुछ भी गड़बड़ होगी सरकार की ज़िम्मेवारी है। सॉरी, सरकार काम कर रही है, लेकिन आपको भी काम करना है। आपको अपने रोज़मर्रा के जीवन में साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करना है। और अल्टीमेटली सतर्क रहिए, सूझबूझ के साथ काम करिए, कॉमन सेंस इस्तेमाल ये जो करिए। लिंक्स आते हैं, कोई भी लिंक आप पे आपने क्लिक करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि लिंक जैसे आपने क्लिक किया, हो सकता है आपका सारा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, आपका डेटा नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। ये अल्टीमेटली लिंक्स जाल होते हैं। एक बार आपने लिंक क्लिक किया, आप जाल के अंदर फँसे, उस जाल के अंदर फँसने के बाद आपके डिवाइस में जितनी भी फाइनेंशियल डेटा है, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन है, वो सब आपसे चुरा ली गई, आपकी इजाज़त के बगैर उसका दुरुपयोग हो गया, आपके अकाउंट से पैसे निकल गए। तो आज समझ लीजिए साइबर क्रिमिनल आपको अपनी टेक्नोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी को प्रदर्शित करने के लिए टारगेट नहीं कर रहा, वो आपके पैसे आपसे लेने के लिए टारगेट कर रहा है। तो इसलिए अगर आप जितने ज़्यादा इंसुलेट होंगे अच्छा रहेगा। और कोशिश करें जब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है तो केवल सुरक्षित वेबसाइट पर करिए जो प्रारंभ होती हैं HTTPS के साथ। नॉर्मल वेबसाइट होंगी HTTP वाली तो वह सुरक्षित हैं, कृपया कोई ट्रांजैक्शन ना करें। बैंकों से आप SMS अलर्ट सेवा ज़रूर ले लें ताकि हर ट्रांजैक्शन पर आपको SMS अलर्ट आए। अगर पता लगे कि साहब ये अनावश्यक ट्रांजैक्शन हुई है तो चुप नहीं बैठना है, रिपोर्ट करना है 1930 पर, cybercrime.gov.in पर। सतर्क रहना है, सावधान रहना है। आज वो समय आ गया है कि हम सबको अपने मस्तिष्क में डिस्ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की भावना को जागृत करना है। हम हर जो चीज़ देख रहे हैं उस शक पर की नज़र विश्वास से ना देखिए। करें जब तक हम उसकी पुष्टि ना कर सकें स्वयं अपने आप को। तो सतर्क रहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हिमालय चले जाइए, हमें इसी इंटरनेट पर रहना है, इसी साइबर स्पेस में रहना है। लेकिन अगर हम सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे, सूझबूझ से काम करेंगे तो काफ़ी हद तक इन साइबर क्राइम्स के शिकार होने से बच पाएंगे। पवन जी, मुझे लगता है कि आपने मेरे दर्शकों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं जिसका जवाब वो रोज़ तलाशते रहते हैं और ना मिल पाने के कारण कोई ना कोई रोज़ ठगा जाता है। जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।